हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीवर्ड्स क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे चैनल कीवर्ड्स क्लासेस में। आज की वीडियो में हम देखेंगे तरलता। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हम लोग अर्थव्यवस्था या इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बीपीएससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए और आरओ के लिए, यूपी पेट के लिए, यूपी पेट की जो परीक्षा अक्टूबर में प्रस्तावित है उसके लिए, इन सारे एग्जाम्स के लिए यह जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो भी फैक्ट आपको लिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे, ये सारे फैक्ट ऑथेंटिक है। ठीक है, अब बहुत सी एनसीईआरटी का और भी किताबों का इसमें क्या है, निचोड़ है। ठीक है, आइए देखते हैं तरलता। साथियों, जैसा आपको दिख रहा है, थंबनेल पे दिख रहा होगा ना, थंबनेल पे आरबीआई की मौद्रिक नीति के उपकरण या टूल्स। ठीक है, तो ये टूल्स क्या होते हैं, आइए देखते हैं। क्या आरबीआई के पास भी कोई टूल्स होते हैं क्या? ठीक है, हाँ, उसके पास भी कुछ टूल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एक हम कीवर्ड देखेंगे इसमें, तरलता। ठीक है, लिक्विडिटी देखेंगे। लिक्विडिटी, तरलता मतलब होता है मनी फ्लो ऑफ मनी या मनी फ्लो। मनी जो है, मुद्रा का प्रसार जो है, मुद्रा, इसको भी हम एक वीडियो में अलग सेपरेट पूरा मनी ही पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो मनी का जो प्रसार है, मनी का जो फ्लो है, वह कितना है, किस किस क्षेत्र में है, किस सेक्टर में है, और ठीक है, और किसके माध्यम से हो रहा है। तो फिर ये फ्लो ऑफ मनी जो है, यही क्या है, लिक्विडिटी है। ठीक है, तो जो फ्लो ऑफ मनी वो लिक्विडिटी है। और जो आरबीआई की जो मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी है, मतलब मौद्रिक और साख नीति जो है ना, उसमें उसका जो मेन फोकस है वो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करना या प्राप्त करना, मतलब वित्तीय स्थायित्व प्राप्त करना। आरबीआई की जो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी है उसका एम है। तो कोई पूछता है कि मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी जो है, मौद्रिक और साख नीति जो आरबीआई की है, वह उसका उद्देश्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन में बहुत सा उद्देश्य देता है। ठीक है, आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि। ठीक है, उसमें एक देगा वित्तीय स्थायित्व प्राप्त करना, एक देगा समावेशी विकास करना, लेकिन नहीं, क्या होगा, वित्तीय स्थायित्व प्राप्त करना उसका उद्देश्य है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो ये सारे भी जो कंटेंट हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आधारित हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको फालतू में लिखा दिया गया है और यहाँ ग्रामर का यूज कम किया गया है। सारी चीज़ें क्या है, फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, आइए, तो यह जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको प्राप्त करने के लिए ना, जो मुद्रा है उसका जो प्रवाह है, मतलब फ्लो ऑफ मनी है, जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी, उसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं, तरलता प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यह आरबीआई दो प्रकार से करती है। कैसे? एक मात्रात्मक करती है और एक गुणात्मक करती है। मतलब इसका है कि क्वालिटेटिव, ये है क्वालिटेटिव, और ये जो है यह क्वांटिटेटिव है। कैसा है? क्वांटिटेटिव है। ठीक है, ये टी आई है, ये एल आई है। ठीक है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग एक एक करके। ये बहुत बड़ा एक बच्चों के मन में जब से इकोनॉमिक्स शुरू करते हैं ना, कंपटीशन में, ये एक डर बना हुआ होता है, सीआरआर, एसएलआर। बच्चों को मुझे खूब सुनते हैं, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसके बारे में सब कुछ आज क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, उसको कहीं कहीं ना जाइएगा छोड़ के। ठीक है, और अगर आपको अच्छे लगे तो ये सब, इसको एक नोट भी बना लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट में जैसे लिखा गया है वैसे शॉर्ट में ही लिखा गया है। ये देखिए, पहला है नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, नगद आरक्षित अनुपात। इसमें देखिए क्या क्या है, इसमें नगद है, मतलब कैश, रिजर्व रेशियो, इसी को बोलते हैं सीआरआर। ठीक है, ठीक है, अब आपके मन में एक उत्सुकता जागृत होगी कि होता क्या है, तो समझिए आसान शब्दों में। देखिए, पहला पॉइंट बोल रहा है कि इसे नकदी के रूप में जमा किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसे नकदी के रूप में जमा किया जाएगा, और बिना ब्याज के, ये भी एक क्वेश्चन है, बिना ब्याज के आरबीआई के पास, किसके पास? आरबीआई के पास जमा करना होगा। किसके पास? आरबीआई के पास। जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास जाएंगे, और अब कितना जमा करेंगे ये बता रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में। यह बैंकों की कुल देयता, मतलब एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या होता है? आपके मन में प्रश्न उठेगा, सर एनडीटीएल क्या होता है? तो एनडीटीएल जो है, एनडीटीएल वह जो बैंक है, जो भी बैंक है कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, उसमें जो सीए है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ठीक है, एफडी है और आरडी है, इसके माध्यम से जो भी जमाएँ होती हैं, जो भी जमाएँ, ठीक है, होती हैं, इसी को बोलते हैं कुल देयता। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड
टाइम लाइबिलिटी, इसको आप कहीं लिख लीजिएगा शॉर्ट फॉर्म में, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है एनडीटीएल का, ठीक है। तो जो इनके माध्यम से जो बैंकों में जमाएँ होती हैं, उन जमाओं का, उन डिपॉजिट्स का, ठीक है, एनडीटीएल की डिपॉजिट का, एनडीटीएल की जो डिपॉजिटरी है उसका कुछ प्रतिशत या कुछ रेशियो, कुछ, क्योंकि अनुपात है तो कुछ अनुपात आरबीआई के पास बैंकों को रखना होता है, ठीक है। अब देखिए इसके घटने और बढ़ने से क्या होता है, यदि, ठीक है, ये सब बहुत ही आसान शब्दों में देखिए हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ रहे हैं कि यदि सीआरआर बढ़ाएगा, अब बताइए जो एनडीटीएल है, एनडीटीएल का जो कुछ मात्रा आप रखेंगे किसके पास, आरबीआई के पास, तो मान लीजिए कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आरबीआई बोलता है इसमें से आप मेरे पास 3 या 4% लाके मेरे पास जमा कर दीजिए, ठीक है। तो आप 3 से 4 रुपये लाके जमा कर दिए, आपके पास बचे 96 रुपये, इसी में आपको लोन देना है और इसी में आपको सारी प्रोसेस भी करनी है 96 रुपये में। अगर आरबीआई बोलता है कि सीआरआर बढ़ा दो, मतलब जो कैश रिजर्व रेशियो है इसको तुम कर दो 10%, ठीक है, 10% कर दो, मतलब आपके पास अब 90 रुपीज़ हो गई। अब क्या करेंगे आप, जब 90 रुपीज़ आपके पास पैसा कम हो गया, तो जब बैंकों के पास मुद्रा मनी कम हो जाएगा तो बैंक क्या करते हैं, देखिए जो बैंकों की कमाई है, बैंकों की जो कमाई है ना, अर्निंग, वो ना लोन से ही होती है। किससे होती है, लोन और इंटरेस्ट से ही होती है, जो इंटरेस्ट मिलता है लोन पे उससे ही होती है, ठीक है। तो क्या करेंगे बैंक ये करेंगे कि अपनी ब्याज दर बढ़ा देंगे। जो लोन आपको मिलता था पहले 4% पे, ठीक है, वह लोन मिलेगा आपको अब 10% पे। कब, ये 4% पे था जब सीआरआर क्या था, कम था, अब बढ़ गया तो 10% पे लोन देंगे। तो आप लोन लेने जाएंगे नहीं, ठीक है, आप लोन लेने जाएंगे नहीं। जब लोन लेने जाएंगे नहीं तो निवेश कम होगा, जब लोन कम मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। जब पैसा ही नहीं तो इन्वेस्ट कौन करेगा, ठीक है। और जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मांग भी कम हो जाएगी, डिमांड क्या होती है, कम हो जाती है। जब खरीद कम तो या निवेश कम होगा तो मांग भी कम हो जाएगी, और जब मांग कम होती है तो महंगाई क्या होती है, घट जाती है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा कि महंगाई घट जाएगी, ठीक है। तो मतलब सीआरआर बढ़ने का मतलब महंगाई घट जाएगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो 1-2 बार और देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब किसी चीज़ की मांग घट जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास ब्रेड है, ब्रेड का पैकेट है, उस ब्रेड का पैकेट आपके पास मान लीजिए उसका जो एमआरपी वो 20 रुपीज़ का है, और वो ख़राब होने को है, नहीं बिक रहा है, तो और कोई ले भी नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस पर सेल लगाते हैं, कुछ छूट देते हैं। जैसे मार्केट में सेल लगता है, छूट मिलता है 50% ऑफ, बाय 1 गेट 1 फ्री। तो इसलिए क्या होता है, जब मांग कम होती है ना तो लोग सेल लगाते हैं। जब सेल लगाएंगे जैसे ही महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई मतलब कम, क्या मतलब क्या, ताकि लोग सामान सस्ते में खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सीआरआर बढ़ने से क्या होता है, महंगाई कम होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एसएलआर। क्या देखते हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। एसएलआर देखते हैं, यह वाणिज्यिक बैंकों को, कमर्शियल बैंक जो हैं, पीएनबी, यूनियन बैंक, एचडीएफसी जो भी हैं, प्राइवेट पब्लिक जो भी, को अपने पास कहाँ रखना होता है, अपने पास। और सीआरआर कहाँ रखना है, आरबीआई के पास। ये रखना है अपने पास एक निश्चित धन, एक निश्चित धन। वो निश्चित कौन करेगा, आरबीआई करेगी। सोने के रूप में, सरकारी प्रतिभूति जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, या सुरक्षा बचत पत्र होता है, ठीक है, नेशनल बॉन्ड्स जो होते हैं, बॉन्ड्स के बारे में जो भी आपको बता रहे टर्मिनोलॉजी ना, सब आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ वर्ड ऐसा हो जो छूट जाएगा, ठीक है। निश्चित धन कैश के रूप में, सोने के रूप में, सरकारी प्रतिभूति के रूप में, या नकदी के रूप में, वही कैश के रूप में रखना होता है। किसका, एनडीटीएल जो बताया ना, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का, ठीक है, कुछ परसेंट जो आरबीआई डिसाइड करेगी, ठीक है। तो हमेशा यह क्या होता है, सीआरआर एसएलआर से कम होता है, ठीक है। तो ये भी एक स्टेटमेंट बन जाएगा कि एसएलआर अधिक होता है कि सीआरआर अधिक होता है। एसएलआर अधिक होता है, सी पहले आता है तो यह छोटा होगा, और एस बाद में आता है तो यह बड़ा होगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं एसएलआर बढ़ने से क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एसएलआर जब बढ़ेगा, एसएलआर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बैंक जब बोलेगा कि ठीक है तुम्हारे पास ये बैंक है, बैंक में एक कॉर्नर में रूम है, ठीक है, एक कॉर्नर में रूम है, तुम यहाँ जाके अपने पूरे एनडीटीएल का 18% या 20% का इसमें रख दो। आपके पास 100 रुपये थे, आपके पास बचे अब 82 रुपीज़, 82 रुपये। उसमें आपको क्या करना है, लोन देना है, ब्याज भी देना है, उसके बाद जो प्रोसेस है बैंकिंग वो भी करनी है। तो आपके पास मुद्रा कम हो गई, बैंक के पास पैसा कम हो गया। जब पैसा कम हो गया तो ब्याज दर क्या होगी, फिर से बढ़ाएगा बैंक,
ठीक है, अधिक ब्याज लेने के लिए, ताकि उसकी कमाई ज़्यादा हो, कहीं कहीं मैनेज करें, कहीं ना कहीं निवेश, फिर वही खरीद कम होगी, मांग कम होगी और महंगाई कम हो जाएगी। तो एसएलआर बढ़ने का रिजल्टेंट क्या होता है कि महंगाई कम हो जाती है। ठीक है, तो मौद्रिक जो देखिए कुछ यहाँ नोट लिखा हुआ है, मौद्रिक और जो साख नीति होती है ना, मॉनेटरी क्रेडिट पॉलिसी, वह मैक्सिमम गुणात्मक उपकरण जो हैं का भी यूज करते हैं। ठीक है, अभी वो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है कुछ टर्मिनोलॉजी है, CRR, SLR, RR, RRR, MSF, BR या बैंक रेट। ये जब चीज़ें बढ़ती हैं ना, यह सब जब बढ़ेंगे चीज़ें, तो इन्फ्लेशन विल बी लो, महंगाई क्या होगी, घट जाएगी। अभी देखिए आप, जब ये सब बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ अंतर देख लेते हैं CRR SLR के बारे में। तो जो CRR है, यह नकदी रूप में रखा जाता है। ठीक है, नकदी रूप में कैसे रखा जाएगा, नकदी रूप में रखेंगे। ठीक है, इस पर ब्याज नहीं मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है, और यह RBI के पास रखना होता है। इसमें क्या, SLR में यह सरकारी प्रतिभूति, सोने या नकदी के रूप में रख सकते हैं, लाभ ब्याज इस पर मिलता है, और यह बैंक को अपने पास ही रखना होता है। ठीक है, तो यह था CRR और SLR के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे RRR, RR और MSF के बारे में पढ़ेंगे। तो यह वीडियो बहुत बड़ा नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो। ओके, थैंक यू।